टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग पॉइंटर टॉपिक को कंबाइन किए थे फंक्शन के साथ। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टर्म होता है प्रोग्रामिंग में जिसको हम लोग बुलाते हैं, पता है क्या? जिसको हम लोग बुलाते हैं कॉल बाय एड्रेस मेथड। ठीक है, तो कॉल बाय एड्रेस मेथड वो मेथड होता है जिसमें जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो उसमें जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन को कॉल करने के समय जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, आप उसके एड्रेस को पास करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास। उस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं कॉल बाय एड्रेस मेथड। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है, और पढ़ चुके हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉल बाय एड्रेस मेथड क्या होता है। तो अनजाने में ही सही कल के क्लास में ये टॉपिक आप सीखे थे। जब हम लोग फंक्शन कॉल किए थे तो हम लोगों ने ए और बी के एड्रेस को ट्रांसफर किया था। अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के जगह पे हम लोग पॉइंटर्स बना बना के बैठे थे। तो फंक्शन जब कॉल होता है तो उसमें जब आप किसी एड्रेस को भेजते हैं तो एड्रेस को रिसीव करने का कैपेबिलिटी पॉइंटर में होता है। वो प्रक्रिया था कॉल बाय एड्रेस मेथड। आज उसी को आपको प्रूफ करना है दरअसल में। तो डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे, देखिए यहां पे आप बोलेंगे इन दिस मेथड, द एड्रेस of the actual argument is passed to the formal argument. द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मतलब जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट फंक्शन को कॉल करने के समय जिसको आप पास करते हैं, उस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का आप देखेंगे कि एड्रेस पास हो रहा है। यानी जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है आप उसका एड्रेस को पास करते हैं। किसके पास? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास एड्रेस को पास करते हैं। एंड एनी चेंजेस डन ऑन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और अगर आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पे कोई परिवर्तन करने का कोशिश करते हैं, एंड एनी चेंजेस डन ऑन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स विल अफेक्ट द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। याद रखिए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पे कुछ चेंज करने से, क्योंकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट तो पॉइंटर होगा, कॉल बाय एड्रेस में जब फंक्शन कॉल होता है तो आप एड्रेस भेजते हैं, तो आपका एड्रेस जाएगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। और अगर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा कुछ भी चेंज करते हैं आप, कुछ भी परिवर्तन करते हैं आप, तो उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, वो आप देखेंगे कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे नजर आएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कॉल बाय एड्रेस मेथड, उसी को कहते हैं। तो देखो ये टॉपिक को ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोगों को एक प्रोग्राम यहां पे करना होगा, डिस्कशन। तो क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द टू नंबर्स। पढ़ा हुआ प्रोग्राम है। आप एक प्रोग्राम लिखिए जो दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करेगा, स्वैप करेगा, अदला बदली करेगा। पर एक्स्ट्रा में वार्निंग क्या लिखा है? यूजिंग कॉल बाय एड्रेस मेथड। यानी यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि आप दो नंबर्स को आपस में स्वैपिंग करके दिखाइए, आप दो नंबर्स को आपस में अदला बदली करके दिखाइए। पर मेथड कौन सा यूज करने को बोला है? कॉल बाय एड्रेस यूज करने को बोला है। अ कॉल बाय वैल्यू, अ कॉल बाय रेफरेंस मेथड जब हम पढ़ाए थे फंक्शन चैप्टर में, तो भी ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। बस कॉल बाय एड्रेस हम लोग यहां पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉल बाय एड्रेस करने के लिए, आपको पॉइंटर का जरूरत पड़ता है। इसलिए पॉइंटर चैप्टर में ये कॉल बाय एड्रेस मेथड आप सीख रहे हैं। तो पहले हम इसका आंसर लिखते हैं, फिर जब एक्सप्लेन करेंगे तब ये जो कहानी लिखा है वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे एक हेडर फाइल लेने जा रहे हैं, कौन सा? #include iostream.h। उसके बाद फिर हम क्या लिख रहे हैं? #include, इस हेडर फाइल का नाम हम रख रहे हैं conio.h। ध्यान दीजिए, हम अपने फंक्शन का नाम क्या रख रहे हैं?
स्वैप जिसको काम है अदला बदली करना। अब ध्यान देना ब्रैकेट में हम यहां लिख रहे हैं इंट स्टार पी कॉमा इंट स्टार क्यू। जरा सोचिए स्वैप मेरे फंक्शन का नाम है और जो मेरा स्वैप नाम का फंक्शन है उसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों आर्ग्यूमेंट्स का क्वालिटी देखिए आप लोग। स्वैप फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट है p और q। अब p का क्वालिटी पॉइंटर है, q का क्वालिटी भी पॉइंटर है। इसका मतलब मेरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट लिस्ट में पॉइंटर्स अवेलेबल है। तो कल हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे ना, पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, यानी पॉइंटर कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में। अब आप अंदर गए, स्वैप के अंदर गए, अंदर जाकर इंटीजर टाइप का घर किस नाम का बना दिए, टेम्पररी। अब देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेम्पररी इज इक्वल टू डी रेफरेंस पी। नाउ डी रेफरेंस पी इज इक्वल टू डी रेफरेंस क्यू एंड डी रेफरेंस क्यू इज इक्वल टू टेम्पररी, जो सिंपल टेम्पररी था। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज इंटरचेंज हो चुका है, तब आप वैल्यूज को प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे सी आउट लाइन चेंज, यहां पे आप लिखेंगे स्वैप्ड वैल्यूज आर ए इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू क्या, डी रेफरेंस पी एंड बी इज इक्वल टू, अब बी इज इक्वल टू क्या, डी रेफरेंस क्यू। बस ये बाउंड्री बंद। तो मेरा ये जो फंक्शन है स्वैप, ये मेरे से दो पॉइंटर्स रिसीव करेगा, उनकी मदद से दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करेगा, जिसको स्वैपिंग करना बोलते हैं। और इसके रिटर्न टाइप में देखिए वॉइड है, तो वॉइड करने से आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब हम लोग इसका मेन फंक्शन लिखने जा रहे हैं। देखिए प्रोग्राम का जिंदगी तो चालू कहां से हुआ होगा, वॉइड मेन फंक्शन से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेन में घुस के हम यहां इंटीजर टाइप का ए और बी नाम का दो घर बना दिए। यहां पे क्लियर स्क्रीन यूज कर रहे हैं। अब देखो सी आउट ने पहले आपसे पूछा एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये आपसे ए और बी का वैल्यूज मांगा। देखिए रीड कौन कर रहा है, सी इन। इनपुट किस में करवा दिया, ए में और बी में रेस्पेक्टिवली दो नंबर्स इनपुट करवा दिया। अब आप देखिए यहां सी आउट के साथ मैसेज में क्या लिखने वाले हैं, बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल ए इज इक्वल टू ए एंड b इज इक्वल टू b। तो यहां पे देखो स्वैप फंक्शन को बुलाने से पहले का स्थिति आप बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग स्वैप नाम का फंक्शन सच में कॉल कर रहे हैं। अब भेज किसको रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी को आप भेज रहे हैं। तो स्वैप कॉल जब होगा तो ए का एड्रेस और बी का एड्रेस को उठा उठा के पॉइंटर्स के पास ले जाएगा। तो इसी को कहते हैं कॉल बाय एड्रेस मेथड। क्योंकि फंक्शन जब कॉल होगा तो वी आर पासिंग द एड्रेस ओवर हियर। तो फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसको जब आप एड्रेस सप्लाई कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं कॉल बाय एड्रेस मेथड। चलो अब अंत में हम यहां पे एक मैसेज लिख रहे हैं, क्या, सी आउट लाइन चेंज। मैसेज देखो क्या लिख रहे हैं, आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल a is equal to a and b is equal to b। हो गया। अब क्योंकि मेन अब खत्म होने को है तो अंत में हम लोग यहां गेट ch इस्तेमाल करेंगे। देन आफ्टर मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर, यहां पे कर लिए। तो इस कोड को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि आखिर ये कॉल बाय एड्रेस होता क्या है। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो सुनिए, फंक्शन कॉल जब होगा तो फंक्शन जब कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल यहां से वहां ट्रांसफर होगा। अब फंक्शन कॉल के समय आप उसमें एड्रेस को सप्लाई कर रहे हैं। तो जब फंक्शन कॉल हुआ और जब आप उसमें एड्रेस को प्रोवाइड करेंगे तो एड्रेस यहां से वहां जा रहा है। तो क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के समय आप एड्रेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं कॉल बाय एड्रेस मेथड। क्योंकि फंक्शन कॉल होगा तो आप एड्रेस को हेरफेर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉल बाय एड्रेस मेथड। बस इसको प्रूफ करना था। तो पहले एक बार प्रोग्राम बताते हैं, फिर इसका कहानी एक बार और समझाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है फिर से देख लीजिए,
क्वेश्चन में ये लिखा है कि आप एक प्रोग्राम लिखिए जो दो नंबर्स को आपस में क्या करेगा, स्वैप करके दिखाएगा, इंटरचेंज करके दिखाएगा। ओके, ध्यान से देखिए। हेडर फाइल istem.h लगा लिए सी आउट सीन के लिए, दूसरा हेडर फाइल conio.h लगा लिए हम लोग, वो लगाएं getch और क्लियर स्क्रीन के लिए। फंक्शन हम बना चुके हैं। मेरे फंक्शन का नाम है स्वैप। फंक्शन जो स्वैप है इसको हम इंटरचेंज करने का ड्यूटी देंगे, और ये जो स्वैप फंक्शन है वो मेरे से दो आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहा है। तो मेरा जो स्वैप फंक्शन है वो मेरे से दो आर्ग्यूमेंट्स यहां पर रिसीव कर रहा है, फिर अंदर में कुछ कुछ काम कर रहा है, तो उसको अभी होल्ड पे डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम का जो जिंदगी है वो तो वॉइड मेन से शुरू होगा। तो पहले तो आप मेन में चलिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब मेन फंक्शन के एरिया में घुसने गए, देखो ये मेरा मेन फंक्शन का एरिया है, जब हम लोग मेन फंक्शन के एरिया में एंटर किए तो इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल्स बन गया, वन फॉर ए अनदर फॉर बी, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ए और बी नाम हम चुने हैं मेन फंक्शन के भीतर के वेरिएबल्स का नाम। क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने सी दिस इज माय मॉनिटर, देखिए ये आपका मॉनिटर है ऐसा आप मानिए, और आपके मॉनिटर पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने क्या किया, स्क्रीन को पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया, ब्लैंक कर दिया ना। सी ये जो सी आउट है वो आकर आपसे क्या पूछा, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी कि अब आपके मॉनिटर पे मैसेज क्या पूछने लग गया, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। पता जब ये सी आउट आया और जब ये सी आउट आकर आपसे पूछा कि एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो आप ए का और बी का जो वैल्यू है वो जाकर एंटर कीजिए। तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू को सपोज कीजिए 9 दे दिए, और हम यहाँ बी के वैल्यू को सपोज कीजिए 4 दे दिए। तो ये जो 9 एंड 4 जो हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, इस 9 एंड 4 को रीड किसने किया, सी इन ने। तो ये सी इन क्या किया, 9 एंड 4 को इनपुट करके रिस्पेक्टिवली स्टोर कर देगा ए और बी में जाकर। तो मेरे ए का वैल्यू 9 है, अब मेरे बी का वैल्यू में 4 है, अभी ये हालात है। तो मेन से जब जिंदगी शुरू हुआ तो ए और बी नाम का दो घर बन गया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने स्क्रीन को नीट एंड क्लीन कर लिया, और ये सी आउट आकर आपसे क्या रिक्वेस्ट करने लग गया कि एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो मैसेज आया एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हम यहां पे 9 एंड 4 टाइप किए, सी इन उन दोनों वैल्यूज को इनपुट किया। तो 9 को इनपुट किया ए के अंदर, अब 4 को इनपुट किया बी के अंदर, सी। तो ए और बी का वैल्यू इंतजाम हो गया। ध्यान से सुनिए, अभी तक हम स्वैप नाम के फंक्शन में, ध्यान दीजिए, अभी तक हम स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं, तो मेरा कंट्रोल अभी स्वैप नाम के फंक्शन में गया ही नहीं है। तो सुनिए, मेरा कंट्रोल अभी स्वैप फंक्शन में गया नहीं है, तो उसमें जाने के पहले का स्थिति एक बार बताइए आप क्या है। देखिए, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, इस फंक्शन को कॉल करने के पहले का स्थिति एक बार बता दीजिए कैसा है, नहीं है। तो ये जो सी आउट है, ध्यान से देखिए, ये क्या छापने लग गया, ये सी आउट प्रिंट करने लग गया, बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल ए इज इक्वल टू। तो इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो तो हूबहू छप गया। तो इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज क्या लिखा है, देखिए मैसेज लिखा है बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल ए इज इक्वल टू। तो ठीक है, a is equal to what, the value of a, and what is the value of a, see the value of a is what, 9, so here you will be getting 9। देखो फंक्शन में जाने से पहले a का वैल्यू में 9 है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, अब इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखता है, एंड b इक्वल्स, तो यहां पे मैसेज आएगा एंड b इक्वल्स, तो b इक्वल्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ b। अच्छा, अभी मेरे b का वैल्यू में 4 है, सो हियर आई विल बी गेटिंग 4। तो हमारा आंसर आ गया, बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 4। अभी का ये हालात है वैल्यूज के हिसाब से। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, अब हम लोग दरअसल में स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। अभी देखो, मेन में जाके ए बी बनाए, यूजर से ए बी का वैल्यू पढ़े, फिर ए और बी का वैल्यू को हम लोग छाप चुके हैं स्वैप फंक्शन में घुसने से पहले। स्वैप फंक्शन में जाने से पहले का स्थिति हम लोग बता चुके हैं यूजर को स्क्रीन पे प्रिंट करके। चलिए अब स्वैप कॉल करके देखा जाए क्या होता है, सुनिए।
जब आपका स्वैप फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होने से आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका कंट्रोल उस स्वैप नाम के फंक्शन में ट्रांसफर होगा। ध्यान से देखिए, मेरा कंट्रोल मेन फंक्शन से कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा? स्वैप नाम के फंक्शन के एरिया में ट्रांसफर होगा, मान लीजिए प्लीज। तो अब हमारा कंट्रोल मेन से उड़ के स्वैप फंक्शन में चला गया। अब गौर से सुनिए, जब आपका कंट्रोल मेन फंक्शन के एरिया से निकल के जब आपका कंट्रोल स्वैप नाम के फंक्शन में गया तो आज नया चीज क्या है? सुनिए, स्वैप नाम के फंक्शन में जाने के समय आपने ए और बी के एड्रेस को भेजा। फिर से देखिए, स्वैप जब कॉल हुआ तो कंट्रोल तो वहां गया, पर जब आप गए तो अपने साथ क्या लेकर गए? तो ए का और बी का एड्रेस को लेकर गए। तो पता है क्या होगा? ए का एड्रेस को जब भेजेंगे तो उसको रिसीव एक पॉइंटर को करना है, बी के एड्रेस को जब भेजेंगे तो उसको भी रिसीव एक पॉइंटर को करना है, क्योंकि फंक्शन जब कॉल होता है और अगर एड्रेस को पास करते हैं तो एड्रेस को पकड़ने का ताकत या क्षमता पॉइंटर्स में होता है। तो जब हम लोग स्वैप में गए तो स्वैप में जाकर पहला पॉइंटर हम पी नाम का बना लिए। ध्यान से देखिए, इंट स्टार पी करोगे तो अच्छी तरह मालूम है आपको, इंट स्टार पी करने से मेरे पास पी के नाम से एक पॉइंटर बन जाएगा। और जब मेरे पास पी के नाम से पॉइंटर बन जाएगा तो मेरे पी नाम के पॉइंटर को क्या मिलेगा? ए का एड्रेस। तो मेरे पी नाम के पॉइंटर को जब ए का एड्रेस मिला तो अब हम लोग कह सकते हैं कि पी इज पॉइंटिंग टू ए। पी नाम के पॉइंटर को एड्रेस ऑफ ए जब जाके मिला तो आप कह सकते हैं कि पी नाम का पॉइंटर अब ए को संचालित करेगा। पी नाम का पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू ए। पॉइंटिंग टू ए कहने का मतलब ए किसके नियंत्रण में आ चुका है? पी के नियंत्रण में आ चुका है। फिर सुनिए क्या हुआ, ये जो सेकेंड पॉइंटर है स्टार क्यू करके, इसमें क्यू नाम का एक सेकेंड पॉइंटर बना। और सुनिए, ये जो क्यू नाम का पॉइंटर है उसको कौन मिल गया? तो उसको मिल गया एड्रेस ऑफ बी। तो ये जो एड्रेस ऑफ बी है, क्योंकि वो क्यू नाम के पॉइंटर को मिला तो मेरे क्यू को मिल गया एड्रेस ऑफ बी। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि क्यू इज पॉइंटिंग टू बी। तो जरा गौर से देखिए, पी नाम के पॉइंटर में ए का एड्रेस आया तो पी ए को पॉइंट करने लग गया। क्यू नाम के पॉइंटर में क्योंकि बी का एड्रेस आया तो क्यू जो है वो बी को पॉइंट करने लग गया सी। इस तरह से अब सुनो, कंट्रोल मेन को छोड़ के स्वैप में जा चुका है, तो स्वैप में जो करना है सो करना है। और आप यहां कॉल बाय एड्रेस तो देख ही चुके हैं, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ तो वी हैव पास्ड द एड्रेस, एड्रेस को ढकेल दिए हैं आप। और एड्रेस को रिसीव कौन किया है? पॉइंटर्स। तो कॉल बाय एड्रेस इसी को कहते हैं। अच्छा, अब अंदर जाके क्या स्थिति हो रहा है सुनो। जब हम लोग स्वैप के अंदर गए, ध्यान दीजिए, जब हम लोग स्वैप के फंक्शन के अंदर गए तो अंदर घुस के इंटीजर टाइप का एक घर बन गया टेम्पोररी। ध्यान से देखो, टेम्पोररी नाम का इंटीजर टाइप का एक सिंपल घर बन गया। उसके बाद पढ़ो क्या लिखता है, लिखता है ये टेम्पोररी बराबर डी रेफरेंस पी। आपको याद है डी रेफरेंस पी करने से क्या होता है? जब आप लिखेंगे टेम्पोररी बराबर डी रेफरेंस पी तो ऐसा करने से क्या होगा? डी रेफरेंस पी करने से पी जिसको पॉइंट कर रहा है, डी रेफरेंस पी करने से क्या होगा? पी जिसको पॉइंट कर रहा है, डी रेफरेंस पी करने से वो उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि डी रेफरेंस पी किसके इक्विवेलेंट हो गया? ए के इक्विवेलेंट हो गया। फिर से सुनिए, पी नाम का पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा है, पी नाम का पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप पी नाम के पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं तो डी रेफरेंस पी इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल ए। तो अब हम यहां डी रेफरेंस पी कह रहे हैं तो आप इसको मन ही मन ए समझिएगा, और जब हम डी रेफरेंस क्यू कह रहे हैं आप उसको मन ही मन बी समझिएगा। तो जरा सोचिए, टेम्पोररी में कितना कॉपी हो गया? तो टेम्पोररी में डी रेफरेंस पी कॉपी हो गया, और डी रेफरेंस पी को आप लोग क्या समझ रहे हैं? ए। तो ये बताओ, ओरिजिनल ए में वैल्यू तो 9 है। फिर से सुनिए, डी रेफरेंस पी किए तो डी रेफरेंस पी करने का मतलब तो ओरिजिनल ए, तो ओरिजिनल ए का वैल्यू तो 9 है, तो वो 9 किसको मिल गया? टेम्पोररी को। तो मेरे टेम्पोररी में 9 कॉपी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, यहां पे आपने लिखा डी रेफरेंस पी इज इक्वल टू डी रेफरेंस क्यू। जरा गौर से देखिए, डी रेफरेंस पी तो ए के इक्विवेलेंट है,
डी रेफरेंस पी जो है, डी रेफरेंस पी हम कह रहे हैं तो आप उसको ए समझिए, और डी रेफरेंस क्यू हम कह रहे हैं तो आप उसको बी समझिए। तो अब इस स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए आप। अगर लिखा गया है डी रेफरेंस पी इज इक्वल टू डी रेफरेंस क्यू, तो इसका मतलब हुआ हम लोगों के लिए ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि डी रेफरेंस पी हम लोगों का ए है ना। पॉइंटर को डी रेफरेंस करने से आप उस ओरिजिनल वेरिएबल पे पहुंच जाते हैं। तो जब डी रेफरेंस पी हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम ए पे पहुंचे हैं, और डी रेफरेंस क्यू कह रहे हैं यानी हम बी पे पहुंचे हैं। तो सोचिए, अगर ये लिखता है डी रेफरेंस पी इज इक्वल टू डी रेफरेंस क्यू, इट मींस ओरिजिनल ए में ओरिजिनल बी चला जाएगा, यानी कि ओरिजिनल ए में ओरिजिनल बी चला जाएगा, तो यहां पे 4 होगा। आप एक नया चीज देख रहे हैं, पी पे चेंज कर रहे हैं हम। पी पॉइंटर है, याद रखिए आप, पॉइंटर एक रिमोट की तरह एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके टीवी को संचालित कर रहा है। तो ये जो P है पॉइंटर, इस पॉइंटर को डी रेफरेंस करके अगर उसको वैल्यू दीजिएगा तो वो ओरिजिनल A को वैल्यू दिलवा दे रहा है। सिमिलरली देखिए यहां पे क्या लिखा, डी रेफरेंस Q इज इक्वल टू टेम्प। जरा सोचिए, डी रेफरेंस Q इज इक्वल टू टेम्प अगर आप लिखते हैं तो डी रेफरेंस Q करने से वो किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। तो जब आप डी रेफरेंस क्यू करेंगे तो जब वो बी के बराबर हो जाएगा तो बी का वैल्यू में आपको टेम्प भर देना है। तो समझिए बात, अगर आप डी रेफरेंस क्यू में टेम्प को भरना चाहते हैं तो डी रेफरेंस क्यू मतलब ओरिजिनल बी, और उसका वैल्यू में टेम्प जाना चाहता है तो उसका वैल्यू 9 हो जाएगा। तो जरा सोचिए, आप यहां पे दरअसल में स्वैपिंग करवा रहे हैं, इंटरचेंज करवा रहे हैं पॉइंटर्स के जरिए। पी क्यू पॉइंटर्स था ना, आप यहां पे दो वैल्यूज को इंटरचेंज करवा रहे हैं पॉइंटर्स के जरिए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के जरिए, लेकिन उसका जो असर है वो कहां पे दिख रहा है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी पे। क्योंकि आपने पीक्यू में भले स्वैपिंग किया लेकिन इंटरचेंज कहां हो गया, ए और बी में इंटरचेंज हो गया। यही होता है कॉल बाय एड्रेस। यानी कॉल बाय एड्रेस में फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो एड्रेस को भेजा जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जिसको भेज रहे हैं उसको कहते हैं, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का एड्रेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास जाता है। अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो उसका जो असर है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे अपना छाप छोड़ता है, चेंज दिखाता है। तो जरा सोचिए, जब आप यहां पे आके सी आउट में मैसेज लिखे हैं स्वैप्ड वैल्यूज आर, तो देखो यहां पे मैसेज क्या आएगा, छपेगा क्या, स्वैप्ड वैल्यूज आर ए इज इक्वल टू, तो खुद ही देखिए स्वैप किया हुआ वैल्यू कौन है, तो स्वैप किया हुआ वैल्यू कौन है, तो ए इज इक्वल टू डी रेफरेंस पी। अब जरा सुनिए, डी रेफरेंस पी जो है इसका मतलब क्या होगा, डी रेफरेंस पी का मतलब होगा ओरिजिनल ए, और ओरिजिनल ए का वैल्यू में तो अब 4 आ चुका है। फिर क्या लिखता है, एंड बी इज इक्वल टू, तो मैसेज में अब क्या कंटिन्यू हो गया, एंड बी इज इक्वल टू डी रेफरेंस क्यू, और डी रेफरेंस क्यू कहने का मतलब ओरिजिनल बी, एंड ओरिजिनल बी की वैल्यू है 9। तो आप देखिए स्वैपिंग तो दिख रहा होगा, स्वैपिंग तो सच में हो गया था ना यहां पे। पर देखो, जब हमारा स्वैप नाम का फंक्शन का काम खत्म हो गया तो आपने देखा होगा कि मेरे फंक्शन की रिटर्न टाइप में वॉइड का जिक्र है। तो याद करिए, फंक्शन के रिटर्न टाइप में अगर वॉइड का मेंशन होता है, जिक्र होता है, तो मेरा फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। इसीलिए रिटर्न टाइप वॉइड है तो हम यहाँ रिटर्न नहीं लिखे हैं। तो अब हम लोग खाली हाथ लौट के वापस यहाँ पे पहुंच गए, अपने साथ कुछ वैल्यू नहीं लाए, खाली हाथ लौट गए। चलो यहाँ पे डायग्राम में देखो, स्वैप से खाली हाथ कहां लौट गए, वापस मेन फंक्शन में आप लौट गए। अब जरा सुनिए, मेन में आने के बाद, मेन में रिटर्न होने के बाद अब ये सी आउट क्या प्रिंट कर रहा है, पढ़िए, आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल, यानी स्वैप के कॉल हो जाने के बाद। मैसेज बताइए क्या लिखा है, आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए इज इक्वल टू, यानी कि स्वैप फंक्शन के कॉल हो जाने के बाद का स्थिति आप बता रहे हैं। तो आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए इज इक्वल टू व्हाट, ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नाउ, 4। तो आप देखिए ना, ए का वैल्यू तो 4 हो चुका है। एंड बी इज इक्वल टू, तो मैसेज में अब क्या लिखेगा, एंड बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 9। तो आप एक चीज गौर से देखिए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के द्वारा हम स्वैपिंग करवाए थे,
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मतलब पॉइंटर्स था PQ, इसके द्वारा जब हम स्वैपिंग करवाए थे तो उसका जो असर है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे दिख रहा है, यानी चेंज हम इसके द्वारा करवाए पर A और B सच में चेंज हो चुका है, स्वैप हो चुका है। आप देखिए, तो जब आप मेन में वापस आ गए तो मेन में वापस आके जब आप A और B को दोबारा छापेंगे, स्वैप में जाके मेन में जब वापस आ गए तो जब आप दोबारा A और B को छापेंगे तो आप देखेंगे कि A और B में परिवर्तन हो चुका है, यानी कि फॉर्मल पे जो किया गया परिवर्तन था उसने एक्चुअल को अफेक्ट कर दिया है। फॉर्मल यानी कि पॉइंटर्स पे हम चेंज किए थे यहां पे, तो हम इसमें स्वैपिंग किए, चेंज किए, तो उसका जो असर है वो किस पे देखने को मिल रहा है, ए और बी पर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉल बाय एड्रेस मेथड, इसी को कॉल बाय एड्रेस मेथड बुलाते हैं। तो याद रखिए, जब आप कॉल बाय वैल्यू पढ़े थे, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ चुके हैं पहले, तो फंक्शन चैप्टर हम पढ़ाए हैं वहां पे रिवाइज करिएगा, उसमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस बता चुके थे। पर कॉल बाय एड्रेस टॉपिक उस समय आपको नहीं बताया गया था, क्योंकि कॉल बाय एड्रेस को पढ़ने के लिए आपको पॉइंटर का नॉलेज होना चाहिए। अब पॉइंटर टॉपिक क्योंकि आप अभी पढ़े हैं, इसीलिए पॉइंटर सीखे, तब जाकर आप कॉल बाय एड्रेस मेथड को यहां पे समझ पाए। तो कॉल बाय एड्रेस मेथड को सीखने के लिए आपको पॉइंटर का नॉलेज होना था, ठीक है ना। तो जरा ये मेथड क्या है ये तो आप समझ रहे हैं कि कॉल बाय एड्रेस मेथड में फंक्शन कॉल होता है तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के एड्रेस को भेजते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पास। अब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में पॉइंटर्स रहता है और उन पॉइंटर्स के द्वारा ओरिजिनल वेरिएबल्स को आप चेंज जरूर से जरूर ला सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉल बाय एड्रेस मेथड, जो बहुत ही इजी सा कहानी था। अब सुनिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो यहां पे अभी हम बता रहे हैं। इस टॉपिक का नाम देखिए क्या लिखा है, टॉपिक का नाम है पॉइंटर टू एरे। अब ध्यान से देखो, ये जो टॉपिक है पॉइंटर टू एरे, इसका मतलब नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, हम लोगों का जो पॉइंटर है, हम लोग जो पॉइंटर बनाएंगे वो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, एरे को पॉइंट करेगा। तो इस टॉपिक का नाम हो जाएगा पॉइंटर टू एरे, उसका नाम हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है पॉइंटर टू एरे, ये दरअसल में क्या करता है कि एक पॉइंटर बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे, अब पॉइंटर से एरे को कनेक्ट करेंगे। सो दिस विल बी नोन एज पॉइंटर टू एरे, ठीक है। तो ये सब सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कैसे वर्क हो रहा है उसको एक बार आप ध्यान से देखिए। पता है, अगर आप यहां पे लिखेंगे इंट ए और यहां पे क्या लिखा आपने 5, तो जैसे ही आप लिखेंगे इंट A5, तो इस स्टेटमेंट को लिखने से पता है क्या होता है, जब आप इंट A5 करते हैं तो इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या होता है कि मेमोरी में A के नाम से कुल मिला के यहां पे 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स का रिजर्वेशन हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी आप इंट A5 करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में इंटीजर टाइप का A के नाम से कितना घर बन जाएगा, 5 तो घर बन जाएगा। और इसका नामकरण कैसे करेंगे सुनिए, इसका नामकरण करेंगे हम लोग A का 0, A का 1, A का 2, A का 3 और A का 4। इस तरह से यहाँ पे 5 घर बन गया और उसका नेमिंग कैसे हो चुका है, A0, A1, A2, A3, A4। इतना बात तो एरे पढ़ के हर बच्चे को पता है ही, पर एक नया बात जो आपको नहीं पता है वो अभी सुनिए आप। पता है, जब कभी भी आप C++ में एरे बनाते हैं, जैसे यहां पे हम लोग एक एरे बना रहे हैं, तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम लोग कोई एरे बनाते हैं तो एरे बनाते के साथ मेमोरी में अंदर ही अंदर एक पॉइंटर भी जन्म लेता है। और जानते हैं पॉइंटर का नाम क्या होता है, मेरे एरे का जो नाम है ना, देखो प्लीज, मेरे एरे का जो नाम है ना, उसी के नाम से इंटरनली एक पॉइंटर क्रिएट होता ही है। क्योंकि मेरा एरे का नाम ए है, तो जो पॉइंटर यहां क्रिएट हो चुका है उसका नाम भी ए होगा। ये ऑटोमेटिक होगा, ये आप नहीं बना रहे, हम बस जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं। जब आप एरे बनाते हैं, कभी भी जब भी आप एरे बनाते हैं, तो जिस नाम से एरे आप क्रिएट कीजिएगा उसके नाम से इंटरनली मेमोरी में एक पॉइंटर बनेगा।
और आपका जो पॉइंटर है वो जाकर बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा, ये होके रहेगा। अब बेस एड्रेस जानते हैं किसको बोलते हैं? बेस एड्रेस बोलते हैं हम लोगों का जो एरे का जो कलेक्शन है उसमें जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम लोग बेस एड्रेस कहते हैं। और एरे का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा, यानी कि जो A0 है, A0 इसका जो एड्रेस होगा मशीन के द्वारा निर्धारित, ये उसी को रखेगा, यानी ये उसको पॉइंट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि भले ही आप एरे बनाते हैं पर अंदर में इंटरनली एक पॉइंटर भी बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है, and it automatically points to the base address, and base address is the address of the first element of the collection of the group. इसका मतलब A is actually pointing to the base address. It means this A is pointing to address of A0. तो इस बात को हम यहाँ पे नोट देकर लिख रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? सुनिए, आपको याद रखना है द एरे नेम is a constant pointer. Array name is a constant pointer that points to, अगर वो पॉइंटर है तो पॉइंट कर रहा है, that points to the base address, that points to the base address of the array list. ये बात याद रखें, स्टेटमेंट हम क्लियर कर रहे हैं। द एरे नेम, तो मेरी इस एग्जांपल में एरे नेम तो ए है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ए। द एरे नेम यानी कि ए इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर वो है जो कि स्थायी रूप से, कांस्टेंट रूप से पॉइंट करेगा। इट इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉइंटर है, बट टू हुम इट विल पॉइंट? तो दैट पॉइंट्स टू द बेस एड्रेस। और ये जो एरे का नाम है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है, वो किसको पॉइंट करेगा? तो बेस एड्रेस को। अब बेस एड्रेस कौन है? लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, आई मीन A0, उसके एड्रेस को ये पॉइंट करता ही रहेगा और ये इधर उधर भागेगा नहीं, क्योंकि ये कैसा पॉइंटर है? इट इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर उसको कहते हैं जो अगर किसी में फिक्स हो गया तो बस फिक्स हो गया, वो इधर उधर खिसकेगा नहीं। पॉइंट्स टू द बेस एड्रेस ऑफ द एरे लिस्ट। तो अगर हम इसको दैट इज करके क्लियर करें तो इस एग्जांपल में मेरे एरे का नाम क्या है? ए। अब सुनो, ए अगर पॉइंटर है तो इट मस्ट बी हैविंग एड्रेस। तो ए अगर एरे का नाम एक पॉइंटर है और अगर ये बेस एड्रेस को लेके बैठा है तो आप कह सकते हैं कि ए नाम के पॉइंटर में दरअसल में एड्रेस ऑफ A0 घुसा हुआ है। समझिए बात, A0 फर्स्ट एलिमेंट है तो A0 का एड्रेस तो ऐसे ना लिखोगे, एड्रेस ऑफ A0। तो एड्रेस ऑफ A0 किस में घुसा हुआ है? A में। और A मेरा कौन है? एरे का नाम। और एरे का नाम दरअसल में कौन है? पॉइंटर। तो इट इज पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस, यानी इट इज पॉइंटिंग टू द एलिमेंट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और ये होता ही है, आपको ये याद रखना है, ये ऑटोमेटिक हुआ है, ये हम नहीं बना रहे हैं जबरदस्ती, ऐसा होता है इंटरनली C++ में एरे के साथ। तो सर इसमें हम लोग अपना पॉइंटर तो नहीं बनाए हैं सर अभी तक। तो जब आप अपना पॉइंटर बना के इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें संभव है। वो कैसे होता है? अब इस एग्जांपल में देखिए, ठीक है, देखिए हम फिर से लिख रहे हैं int A5, फिर से हम सेम चीज लिख रहे हैं पर हम कॉमा देके इस बार हम अपना पॉइंटर बनाना चाहते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इसमें P नाम का मेरा पॉइंटर है जो हम लोगों ने बनाया। सुनिए यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लिखे int A5, तो यहां पे क्या हो गया? इंटीजर टाइप का A के नाम से 1 2 3 4 5 घर बन गया। नामकरण कैसे करोगे बताओ? इसका नामकरण हो जाएगा A0, A1, A2, A3 एंड A4। इतना तो सबको पता है। अब एक नया बात अब आपको क्या पता चल चुका है? जैसे ही एरे बनाते हैं तो एरे का नाम अगर A है तो A नाम से एक पॉइंटर बनेगा विच विल पॉइंट टू द बेस एड्रेस। अब बेस एड्रेस कौन है? तो A0 का एड्रेस बेस एड्रेस है और एरे का जो नाम था A, दैट इज पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस। तो ये तो ऑटोमेटिकली होना ही था, यहां जो प्रॉपर्टी पड़ा है उसके बेसिस पे। अच्छा, पर कॉमा देके अब आप क्या लिखें? ध्यान दीजिए, कॉमा देके आपने इसी घोषणा वाले लाइन में लिखा है, मतलब समझिए int स्टार P लिखा है, यानी कि P नाम का पॉइंटर बन गया। अब गौर फरमाइए, यहां P नाम का पॉइंटर जब बना तो इसके अंदर तो अभी गार्बेज वैल्यू होगा। P नाम का पॉइंटर जब बना तो इसके अंदर तो अभी गार्बेज वैल्यू होगा।
क्योंकि इसमें आप बोले कहां है कि सुनो पी तुम भी उसको कनेक्ट कर लो, बोले तो नहीं है। तो पी जब बनता है तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होता है। तो देखिए अगर हम लिखेंगे P बराबर A, गौर से देखिएगा P बराबर A, जरा सुनिए P एक पॉइंटर है और A, इस एग्जांपल में A तो मेरे एरे का नाम है, इस एग्जांपल में A तो मेरे एरे का नाम है, और एरे का जो नाम A है उसमें खुद पहले से एड्रेस ऑफ A0 है। सोचिए A कहने का मतलब उसमें एड्रेस ऑफ A0 है। तो अगर हम P बराबर A कहेंगे तो इस लाइन का मतलब क्या इंप्लाइज होगा, P बराबर एड्रेस ऑफ A0 इंप्लाइज होगा। ये बात आप प्लीज समझ लीजिए। यानी हम अपने P में क्या सौंप रहे हैं, हम अपने P नाम के पॉइंटर को क्या दे रहे हैं, तो हम अपने P नाम के पॉइंटर को एड्रेस ऑफ A0 दे रहे हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आज, ठीक है। तो जब आप यहां पे लिखे थे P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि P तो मेरा पॉइंटर है, मेरा पॉइंटर जब बना था तो उसमें था गार्बेज वैल्यू स्टोर। तो जब हम अपने पॉइंटर P को एड्रेस ऑफ A0 सौंपेंगे, बात समझिएगा, P नाम के पॉइंटर को जब हम एड्रेस ऑफ A0 सौंपेंगे तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम P में A लिखेंगे तो A लिखने का मतलब है कि उसमें एड्रेस ऑफ A0 आ गया। P में A लिखने का मतलब है, A का मतलब ही था एड्रेस ऑफ A0 बाय डिफॉल्ट, तो P बराबर A लिखने का मतलब है कि P बराबर एड्रेस ऑफ A0 हो गया। यानी कि मेरे P में अब गार्बेज नहीं रहा, मेरे P में अब एड्रेस ऑफ A0 आ गया। तो मेरा P अब क्या करेगा, तो मेरा P अब A0 के एड्रेस को पॉइंट करेगा। यानी जब आप लिखते हैं P इक्वल्स A, तो इट इज इक्विवेलेंट टू P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0। अब P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0 लिखने से क्या होगा कि मेरा जो P नाम का पॉइंटर है उसमें A0 का एड्रेस सौंपा गया है, तो मेरा P एड्रेस ऑफ A0 को पॉइंट करने लगा, पर ये मेरे कहने पे पॉइंट करने लगा। और जो एरे का नाम होता है वो खुद ही से पॉइंट करने लगता है, समझिएगा बात। अब एक रूल सुनिए, एक रूल सुनिएगा। एरे में आपको मालूम है सारा घर एडजेसेंट होता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चिपका होता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों का P नाम का पॉइंटर में एड्रेस ऑफ A0 दिया गया, तो हम लोगों का P नाम का पॉइंटर बेस एड्रेस यानी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब क्योंकि एरे में सारे घर चिपके होते हैं, तो अगर आपका P इसको पॉइंट कर रहा है तो जो P प्लस 1 है इट विल ऑटोमेटिकली पॉइंट टू A1। ये हो जाएगा खुद से, क्योंकि P नाम का पॉइंटर बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। तो जब आप अपने पॉइंटर में +1 करते हैं तो वो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है, P के एक कदम आगे। तो P के एक घर आगे ये है A1 है, तो P प्लस 1 विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंटिंग टू A1। अब पता है जब आप इस P में 2 जोड़िएगा, यानी जब आप P प्लस 2 लिखिएगा, तो P प्लस 2 कहने का मतलब P वॉज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो P प्लस 2 कहने का मतलब +1 +2, तो P plus 2 will automatically start pointing to this block, and P plus 3 will start pointing to this block, and P plus 4 will start pointing to this block, और ये अपने आप होने लगेगा। जरा गौर से देखिए, P नाम का पॉइंटर अगर बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो अगर P में +1 किया जाए तो इट विल पॉइंट टू A1। अगर इस P में 2 प्लस किया जाए तो इट विल पॉइंट टू A2। P में 3 जोड़ा जाए तो P में 1 2 3 जोड़ा जाए तो इट विल पॉइंट टू P प्लस 3 विल पॉइंट टू A3। P में +4 किया जाए तो इट विल पॉइंट टू A4। इसका मतलब सोचिए, अगर P में प्लस I किया जाए, मेरा बात समझिए, एक फॉर्मूला बन रहा है यहां। P में 1 जोड़ा गया, P नाम का पॉइंटर बेस को पॉइंट कर रहा है, ये समझ लीजिए पहले। तो अगर P नाम का पॉइंटर बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो P में +1 करने से वो A1 को पॉइंट करता है, P में +2 करने से A2 को पॉइंट करता है, और P में +3 करने से A3 को पॉइंट करता है। तो कॉमन सेंस लगाओ, P में अगर +I करेंगे तब वो AI को पॉइंट करेगा। फॉर्मूला है एक ये, P +1 किए तो A1 को पॉइंट किया, P में +2 किए तो A2 को पॉइंट किया, P में +3 किए तो A3 को पॉइंट किया, तो P में +I करेंगे तो AI को ना पॉइंट करेगा। सो दिस इज वन फॉर्मूला ओवर हियर।
तो हम इसका हेडलाइन में क्या लिख रहे हैं फॉर्मूला में, देखो हम क्या लिख रहे हैं, पॉइंटर टू आयत एलिमेंट। आयत एलिमेंट समझ रहे हैं हम किसको बोल रहे हैं, ए आई को बोल रहे हैं। तो आयत एलिमेंट का मतलब हो गया मेरा ए ऑफ आई। जैसे ए ऑफ 4 है तो p प्लस 4 ने पॉइंट किया, ए ऑफ 2 है तो p प्लस 2 ने पॉइंट किया। तो ए आई को कौन पॉइंट करेगा, p प्लस आई विल पॉइंट टू ए आई, p प्लस आई विल पॉइंट टू ए आई। अब जरा सोचिए, अगर मेरा p प्लस आई ए आई को पॉइंट कर रहा है तो ए आई के इक्विवेलेंट कौन होगा, p प्लस आई अगर ए आई को पॉइंट कर रहा है तो ए आई को एक्सेस करना है तो पॉइंटर को तो डी रेफरेंस करते हैं उसके लिए। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर p नाम का पॉइंटर x को पॉइंट करता है तो x को इस्तेमाल करना होता है, तो आप उसको डी रेफरेंस p करते हैं तब ना वो x के इक्विवेलेंट होता है। x को p पॉइंट कर रहा है तो x के बराबर डी रेफरेंस p होता है। तो सोचिए p प्लस आई किसको पॉइंट कर रहा है, ए आई को पॉइंट कर रहा है, तो ए आई के इक्विवेलेंट डी रेफरेंस p प्लस आई होगा। यानी कि आप कह सकते हैं टू एक्सेस द आयत एलिमेंट, आयत एलिमेंट को एक्सेस करना यानी कि ए आई को एक्सेस करना। तो सुनिए, अगर ए आई को पॉइंट करवाना चाहते हैं तो p प्लस आई ए आई को पॉइंट करेगा, और अगर आप ए आई को इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए डी रेफरेंस करना होता है पॉइंटर को। सिंपल सा बात है, अगर p नाम का पॉइंटर x को पॉइंट करता है तो x को इस्तेमाल करने के लिए डी रेफरेंस p करते हैं। तो p प्लस आई ए आई को पॉइंट करता है तो डी रेफरेंस p प्लस आई ए आई को एक्सेस कर लेगा। और एक दूसरा शॉर्टकट ऑप्शन ये है कि आप खाली पी आई भी लिखेंगे तो वो ए आई के ही बराबर होगा। ये भी एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा ध्यान से, इस घर का नाम A4 है, इस घर का नाम A4 है, ठीक है। तो अगर हमको A4 को कोई वैल्यू देना है तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं बताइए, हम लिखते हैं ना A4 तुम में 9 जाना चाहिए। तो जब आप लिखेंगे A का 4 में 9 देना है तो A का 4 में 9 आ जाता है। हम एक बात कह रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर A3 में 10 देना है तो आप क्या लिखेंगे आमतौर पे, A3 इज इक्वल टू 10, तो इसको 10 मिल जाएगा। एक बात, दूसरा बात सुनिए, ये बताइए A4 को पॉइंट कौन कर रहा है, तो मेरे A4 को P प्लस 4 पॉइंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, मेरे A4 को, इस घर को P प्लस 4 पॉइंट कर रहा है। तो फिर से वो बात याद कीजिए, अगर X नाम के घर को P पॉइंट करता है तो X को छूने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप डी रेफरेंस P में कुछ देते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, जैसे आप X में वैल्यू दे रहे हैं। यानी कि डी रेफरेंस P किसके बराबर हो गया, X के बराबर हो गया जिसको P पॉइंट कर रहा था। सिमिलरली, ध्यान से सुनिएगा, सिमिलरली P प्लस 4 पॉइंटर है, P प्लस 4 किसको पॉइंट कर रहा है, P प्लस 4 देखिए A4 को पॉइंट कर रहा है। तुलना कीजिए, अगर P X को पॉइंट करता था तो X को एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आप यहां पे डी रेफरेंस P लिखते हैं, तो डी रेफरेंस P करने से X के बराबर होता है। सिमिलरली अगर P प्लस 4 A4 को पॉइंट कर रहा है तो A4 को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको डी रेफरेंस P प्लस 4 लिखना होगा। ये सिंपल था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें पोजीशन के साथ आ रहा है, ये सीधे सीधे आ गया था। X को P पॉइंट किया तो X के बराबर डी रेफरेंस P हुआ, तो A4 को P प्लस 4 पॉइंट किया तो A4 के बराबर डी रेफरेंस P प्लस 4 होगा। तो डी रेफरेंस P प्लस 4 में अगर हम कुछ देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू A4 में हम कुछ दे रहे हैं, ऐसे मानिए। वही चीज हम यहां लिख रहे हैं, सुनिए, A4 को 9 मिला, हम इसकी जगह और क्या लिख सकते थे पता है, डी रेफरेंस में P प्लस 4 इज इक्वल टू 9। याद रखना ये दोनों लाइन सेम है। अब एक और नया बात सुनिए, क्योंकि AI को P प्लस आई पॉइंट करता है तो AI को इस्तेमाल करना है, एक्सेस करना है, तो आप डी रेफरेंस P प्लस आई लिख सकते हैं। आपको एक और फॉर्मूला बताया गया है, आप यहां सीधे सीधे PI भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमको सीधे सीधे शॉर्टकट मारने का एक ऑप्शन है, P4 बराबर 9 लिखेंगे तो ये भी सेम होगा। याद रखना ये तीनों लाइन सेम काम कर रहा है, ऑल ऑफ देम आर सिमिलर। तो ये एक तरह से ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा अगर आप इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं तो।
ठीक है, तो ये मत चिंता करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता है सबका, कहीं ना कहीं फिट करके दे सकता है, नहीं तो हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट निकालने दे दिया तो बात अलग है। तो जनरली इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, इंटरनली कहीं पे इसको मिक्स करके दे सकता है या आउटपुट निकालने दे सकता है, पर फॉर्मूला क्लियर रखना होगा, याद रखना होगा फॉर्मूला, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो बस आप रफली ये याद कर लीजिए ना, AI को P प्लस आई पॉइंट कर रहा है, तो AI को इस्तेमाल करना है, तो आप डी रेफरेंस P प्लस आई लिख सकते हैं, P प्लस आई को डी रेफरेंस कर सकते हैं, या सिंपल शब्दों में AI के जगह आप PI भी लिख सकते हैं। याद करिए, आपको याद है A एक पॉइंटर था, A एक पॉइंटर था जो बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो P भी तो पॉइंटर है जो बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। फर्क बस इतना है, ये खुद से बना है, ये हम लोग बनाए हैं, पर दोनों का क्वालिटी तो एक जैसा है, दोनों तो इसी को पॉइंट कर रहा है। तो इस घर का नाम अगर A0 A1 A2 A3 A4 है, तो आप इस घर का नाम P0 P1 P2 P3 P4 भी तो बोल सकते हैं, इसीलिए AI को PI भी बोला जाता है यहां। यानी ऐसा लगेगा जैसे इस एरे का दो नाम हो गया, जैसे आप A0 A1 A2 A3 A4 बोल पा रहे हैं इसकी बदौलत, तो आप इसकी बदौलत क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा में, P0 P1 P2 P3 P4 भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम P4 में 9 देंगे, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू हम A4 में 9 दे रहे हैं, वो सेम बिहेव करेगा, टेंशन मत लीजिए। तो इस तरीके से पॉइंटर किसी एरे को पॉइंट करता है कैसे, पॉइंटर किसी एरे को पॉइंट करता है कैसे, वो कहानी मैनेज होता है। बस ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, आप सिंपल बस इतना याद रखिए, AI जहां जहां लिखते थे उसको आप PI भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, बशर्ते कि आपका P भी बेस एड्रेस को पॉइंट करना चाहिए, जिसको A नाम का पॉइंटर बेस एड्रेस में पॉइंट कर रहा था। तो अगर A इसको पॉइंट कर रहा था, P भी इसको पॉइंट कर रहा है, तो इस एरे को आप A0 A1 A2 से संबोधित कीजिए, चाहे P0 P1 P2 से उसको नाम लीजिए, वो सेम बिहेव करता है। नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड लिखना है तो डी रेफरेंस P प्लस आई लिखने को तैयार हो जाइए, जो आपको ठीक लगे। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को ये इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां लिख के हम दिखाने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, आपको क्या करना है, फाइंड करना है लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे लिस्ट। आपको एरे लिस्ट बनाना है और उसमें से पता लगाना है कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है, पर एक्स्ट्रा में क्या लिखा है, यूजिंग पॉइंटर, ये चीज नया है। आपको एरे बनाना है, उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट डिटेक्ट करना है, लेकिन इस्तेमाल करना है पॉइंटर, पॉइंटर के भरोसे ये काम करना है। और इसका प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बस आप ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, जहां पे आप AI लिखा करते थे उसको बस आप PI से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब बाकी कोड तो आपका पढ़ा हुआ पहले भी लार्जेस्ट का। तो इसका आंसर पहले हम लिखते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हेडर फाइल हम यहां लिए हैं #include iostream.h, नेक्स्ट हेडर फाइल हम यहां लिए हैं #include conio.h। ओके, देन आफ्टर क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोग्राम का जो जिंदगी है उसको वॉइड मेन फंक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हम मेन के अंदर गए तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का हम यहाँ इंटीजर टाइप का क्या किए, ए के नाम से 20 साइज का कोई एरे बना दिए, एक पॉइंटर बना लिए, एक काउंटर ले लिए, एक L फॉर लार्जेस्ट ले लिए। इन सब का रीजन हम बताएंगे क्यों लिए हैं ये सब। फिर सुनिए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने स्क्रीन के गंदगी को साफ किया, फिर सी आउट आकर मेरे से क्या पूछा, एंटर द एरे लेंथ। अच्छा एक काम करते हैं, एरे का लेंथ के लिए भी एक n बना लेते हैं, n एरे का लेंथ। 20 तो टोटल साइज है, पर 20 में से आपको अभी कितना इस्तेमाल करने का जरूरत है घर, वो जानकारी आप n को देंगे, तो n उसके लिए है। एंटर द एरे लेंथ, जो आपको यूज करना है वो वाला एरे लेंथ, तो सीन वो रिपोर्ट n को दे देगा। अब हम लोग यहाँ पे सी आउट करके यूजर से एलिमेंट्स मांगेंगे, क्या मांगेंगे, एंटर द एलिमेंट्स, तो जाइए और एरे का एलिमेंट्स मांगिए। तो आपको पता है कि एरे का एलिमेंट्स पढ़ने के लिए आपको कुछ इस तरह से काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस तरह से काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे बस एरे बन गया, इतना आसान सा तो काम है। अब देखिए मेन काम जो है ना, यूजिंग पॉइंटर से लार्जेस्ट निकालना, वो काम अब हम चलिए यहाँ लिख के दिखाते हैं, सुनिए।
सबसे पहले हम लिखेंगे P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0। आपको याद होगा हम यहां P इज इक्वल टू A भी लिख सकते हैं मात्र। ठीक सुनिए हम क्या लिखे, L इज इक्वल टू डी रेफरेंस P। इसका मीनिंग अभी हम दिखाते हैं आपको। फिर देखिए फॉर लूप चला रहे हैं हम, I इज इक्वल टू 1, I लेस देन N, देन आफ्टर I प्लस प्लस। अब अंदर घुस के हम लोग यहाँ पे आमतौर पे AI से चेकिंग करते थे, आज हम लोग AI की जगह बस PI लिख रहे हैं। सॉरी, यहां पे क्या लिखेंगे, PI इज ग्रेटर देन L। इफ इट इज ट्रू देन L इक्वल्स PI। ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। बाहर आके अंत में अब हम लोगों ने लिखा सी आउट में, क्या लिखा हम लोगों ने लिखा लार्जेस्ट एलिमेंट इक्वल्स, यहां पे जाके L को प्रिंट कर देंगे। अंत में क्या हो जाएगा, गेट CH। नाउ सी मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर। देखिए ये प्रोग्राम पहले का पढ़ा हुआ, बस पहले हम लोग यहाँ पे AI लिखते थे, AI। आज बस वही बदल गया है। AI की जगह देखो एड्रेस ऑफ A0 को P पॉइंट कर रहा है, तो जहां जहां AI लिखना था, जहां जहां AI लिखना था हम उसकी जगह PI से रिप्लेस कर दे रहे हैं। वेरी वेरी इजी। या अगर हमको ये नहीं मन है लिखने का तो हम ये भी लिख सकते हैं डी रेफरेंस P प्लस I, पर ये तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, AI को PI से रिप्लेस कर दीजिए। बाकी पढ़ा हुआ कोड है पहले का। तो इसको चलिए रन करके हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ड्राई रन करके। सबसे पहले देखो हुआ क्या, यहाँ पे एक सेकेंड, देखो सबसे पहले हुआ क्या, हेडर फाइल हम लोग कौन सा ले चुके हैं, istring.h और दूसरा है conio.h। सबका रीजन आपको मालूम है। जिंदगी प्रोग्राम का void main फंक्शन से चालू हो गया। पता है जब आप void main फंक्शन के भीतर गए तो भीतर जाने के बाद इंटीजर टाइप का A के नाम से एरे बना, साइज उसका 20 है। इंटीजर टाइप का एरे बना, A के नाम से साइज उसका 20 है। नामकरण कैसे हो गया होगा, A का 0, A का 1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 19 तक। याद है एरे जब बनता है तो एरे के नाम से एक पॉइंटर भी बनता है और वो ऑटोमेटिकली किसको पॉइंट करता है, बेस एड्रेस को। ये बात तो आप समझ लीजिए, ये तो खुद ही हुआ है। एक्स्ट्रा में देखो क्या है, स्टार P, इंट स्टार P, तो P नाम का पॉइंटर बन चुका है। फिलहाल उसमें अभी गार्बेज वैल्यू है। पॉइंटर जब बनता है तो उसमें गार्बेज वैल्यू होता है जब तक हम उसको कहीं से शुरुआत ना करवाएं। अभी गार्बेज है। अगला घर I है, लूप चलाएगा। अगला वेरिएबल कौन है, L में हम लोग लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर कर लेंगे और N में हम अपने एरे का यूजर से लेंथ पूछेंगे जो आउट ऑफ 20 यूजर यूज करने में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो वो लेंथ हम लोग N को देंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने हम लोगों के मॉनिटर पे जो कचरा फैला होगा पहले का वो हटा देगा। और ये सी आउट अब क्या पूछने लग गया, एंटर दी एरे लेंथ। तो पता है जब मॉनिटर पे मैसेज आया, कौन सा मैसेज आया, एंटर दी एरे लेंथ, तो इसको पढ़ के आप समझ गए कि आपको एरे का लेंथ एंटर करना है, वो लेंथ दैट यू वांट टू यूज। तो हम अपने एरे का लेंथ कितना दे चुके हैं, 5 दे दिए हैं। बहुत है 5 पढ़ाने के लिए। तो Cin ने इनपुट किया n को वैल्यू में 5, तो कहां तक यूज होगा, 0 1 2 3 4। लेंथ 5 है यानी कि 0 से 4 इंडेक्स तक इस्तेमाल होगा। अब सुनो ये सी आउट क्या पूछने लग गया, एंटर द एलिमेंट्स। तो मैसेज आ गया एंटर द एलिमेंट्स, तो कृपया करके 5 एलिमेंट्स अपने एरे का एंटर कीजिए। तो हम पहला एलिमेंट 9 दिए, दूसरा 20 दिए, तीसरा 30 दिए, फिर 14 दिए, फिर -5 दे दिए। तो इन सबको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। आई का लूप गिनती कहां से चालू किया, 0 से, पोजीशन 0 से। नाउ सी, क्या 0 इज लेस देन 5, यस सर। तो आप लूप के अंदर गए, अंदर जाने पर इस सीन ने 9 को इनपुट किया और किसके अंदर, ए ऑफ आई। तो ये सीन जब 9 को पढ़ा तो किसके अंदर इनपुट किया, ए ऑफ आई। तो ए ऑफ आई का मतलब हो गया A0। तो A0 का वैल्यू कितना है, 9, यानी मेरे A0 का वैल्यू में 9 स्टोर हो गया। देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, कंट्रोल अब I++ पे गया तो मेरा I बढ़कर 1 हो गया। नाउ चेक करिए, क्या 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5। तो ये सीन
अगला एलिमेंट 20 को पढ़ा और किसमें इनपुट किया, a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 का वैल्यू में 20 आ गया। सिमिलरली i बढ़कर कितना हो गया 2, तो 2 इज लेस देन 5, तो ये सी इन 30 को पढ़कर a ऑफ 2 में डाला तो a ऑफ 2 का वैल्यू 30 है। फिर i बढ़कर कितना हो गया 3, क्या 3 इज लेस देन 5, यस, तो ये सी इन a ऑफ 3 में वैल्यू क्या डाल दिया 14। लास्ट टाइम i बढ़ते बढ़ते 4, तो क्या 4 इज लेस देन 5, तो ये सी इन -5 को a ऑफ 4 में डाल दिया यहां पर। तो टोटल 5 एलिमेंट्स आप लूप चला चला के पढ़ लिए। अंत में i बढ़ते बढ़ते जब 5 हो गया तो 5 इज स्मॉलर देन 5 फॉल्स होके आपको कर देगा बाहर। तो इस तरीके से लूप चला के मेरा एरे का एलिमेंट्स एंटर हुआ और मेरा एरे बन के पूरा तैयार है। अब क्या काम बच गया है वो देखिए, ध्यान से देखिए। अब आपका मेन काम शुरू हो रहा है। आपको बोला गया था एक एरे बना के उसमें से लार्जेस्ट निकालना है यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो देखिए p नाम के पॉइंटर को हम लोग पहले एड्रेस ऑफ a0 थमा दिए। जरा सोचिए, अगर p नाम के पॉइंटर को हम एड्रेस ऑफ a0 थमा देंगे तो मेरा p नाम का पॉइंटर गार्बेज वैल्यू छोड़कर a0 को पॉइंट करने लग गया, यानी कि मेरा p नाम का पॉइंटर बेस एड्रेस को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। और आपको रूल याद होगा, अगर p नाम का पॉइंटर भी बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो a0 a1 a2 को अब आप आसानी से p0 p1 p2 भी कह सकते हैं। तो अब जहां कहीं भी ai किया जाता था वहां पे अब आप pi कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, l बराबर d रेफरेंस p। सुनिए, l बराबर d रेफरेंस p करने से क्या होगा, हम लोग पहले d रेफरेंस p से क्या होगा याद करिए। p किसको पॉइंट कर रहा है, p एड्रेस ऑफ a0 को पॉइंट कर रहा है। देखिए p किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा p एड्रेस ऑफ a0 को पॉइंट कर रहा है। तो जब हम d रेफरेंस p करेंगे तो d रेफरेंस p करने से क्या होगा, इसका वैल्यू जो 9 है वो l को मिल जाएगा, तो मेरे l का वैल्यू में 9 आ जाएगा। जब आप डी रेफरेंस पी करेंगे तो डी रेफरेंस पी करने से पी पे पॉइंट कर रहा था a0 को, तो उसका जो वैल्यू था 9, वो 9 किसको मिल जाएगा l को, तो l का वैल्यू में 9 आ जाएगा। यानी लार्जेस्ट एलिमेंट इसको हम लोग अज्यूम कर लिए। पर गारंटी क्या है कि हम जिसको लार्जेस्ट मान रहे हैं वही लार्जेस्ट है, गारंटी तो नहीं है। तो अब हम लोग तलाश करेंगे पोजीशन 1 से लेकर लास्ट तक। अब आप तलाश कीजिए पोजीशन 1 से लास्ट तक, क्या पता इससे भी कोई बड़ा या महा बड़ा कोई मिल जाए। तो उसके लिए देखिए लूप हम लोग पोजीशन नंबर 1 से चलाएंगे। सो हमारे i का वैल्यू का गिनती देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है यहां से। नाउ चेक करो, क्या 1 इज स्मॉलर देन 5, चेक करिए 1 इज स्मॉलर देन 5, यस सर, कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल मूव इनसाइड। अच्छा, अब अंदर आने के बाद आपको लार्जेस्ट निकालना है, तो देखिए चेकिंग कैसे करना है। आमतौर पे आप यहां लिखते इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन l, यानी आप ai के एलिमेंट को चेक करते, लेकिन हम लोग ai की जगह देखिए ना pi लिखे हैं, क्योंकि अब हम वो लिख सकते हैं, ai की जगह pi लिख सकते हैं। हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, ai की जगह pi भी अब अलाउड हो जाएगा। तो जहां पे हमको लिखना था a ऑफ i इज ग्रेटर देन l, वहां पे हम p ऑफ i इज ग्रेटर देन l लिखे हैं, वही तो हम किए हैं। देखिए चेक करिए, क्या p ऑफ i इज ग्रेटर देन l, i का वैल्यू तो 0 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, i का वैल्यू तो 1 है ना, तो p ऑफ 1 में कौन है, देखिए p ऑफ 1 मतलब समझ रहे हैं ना आप, a ऑफ 1, pi मतलब ai समझिए, तो p1 मतलब a1 और a1 में 20 है, तो क्या 20 इज मोर देन l, क्या 20 इज मोर देन l, l में तो 9 है, यस सर, 20 इज मोर देन l, सो l बिकम्स p1, यानी l बिकम्स a1, और उसका मतलब l का वैल्यू कट के 20 हो गया। ये बाउंड्री बंद हो गया, घूम के कहां पे जाओगे i प्लस प्लस पे, तो i बढ़कर 2 हो जाएगा। नाउ सी, लौट के जब पीछे आएंगे तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 5, i में जो 2 है क्या वो स्मॉलर देन 5 है, यस सर। आप अंदर आइए, अंदर आकर चेक करिए, क्या p2 इज ग्रेटर देन l, ये बताइए क्या p2 इज ग्रेटर देन l, तो p2 मतलब तो a2 और उसका मतलब तो 30, तो क्या 30 इज ग्रेटर देन l, क्या 30 इज मोर देन 20, यस सर, तो l इज इक्वल टू p2, तो l का वैल्यू चेंज होकर अब 30 हो जाएगा।
फिर ये क्लोज क्लोज, ऊपर आइए, आई बढ़ते बढ़ते 3 हो गया, तो क्या 3 इज स्मॉलर देन 5? यस सर, 3 इज स्मॉलर देन 5। तो अंदर आकर चेक करिए, क्या P3 इज ग्रेटर देन L? ये बताओ मेरे P3 में कौन है? मेरे P3 में 14 है, तो क्या 14 इज ग्रेटर देन 30? क्या वो जो 14 है क्या वो 30 से बड़ा है? रॉन्ग। 14 इज ग्रेटर देन 30 रॉन्ग हो गया, तो वी विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ L। ये क्लोज हो गया। अब आप ऊपर आइए, आई बढ़ते बढ़ते 4 हो गया, तो क्या 4 इज लेस देन 5? करेक्ट। तो क्या P4 इज ग्रेटर देन L? ये बताओ मेरे P4 में कौन है? माइनस ऑफ 5। तो अगर मेरे P4 में माइनस ऑफ 5 है, तो क्या माइनस ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 30? रॉन्ग, सो दिस विल नॉट वर्क। ये क्लोज हो गया। फिर ऊपर आइए, लास्टली आई का वैल्यू जब 5 हो जाएगा, तो क्या 5 इज लेस देन 5 है? फॉल्स। तो ये उठा के आपको यहां से फेंक देगा बाहर। बाहर आने के बाद बताइए, ये जो सी आउट है उसने आपके मॉनिटर पे कौन सा मैसेज प्रिंट किया? लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, तो अंत में मैसेज क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू L। अब मेरे L में अंत में क्या बच गया था? 30। उसके बाद देखिए गेट CH आया, स्क्रीन होल्ड हुआ, आप कोई की प्रेस कीजिए तो वो फ्री हो जाएगा, फिर मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीखे कि पॉइंटर टू एरे का प्रोसेस कैसे काम करता है। और आपने ये देखा कि जब P नाम का पॉइंटर बेस एड्रेस को पॉइंट करने लगता है, तो जहां जहां अब आपको AI लिखना था वहां वहां अब आप वहां PI लिख के काम चला सकते हैं। तो ये कहानी था पॉइंटर टू एरे के बारे में। ठीक है।